प्रॉब्लम यह है कि ईरान हार्ड लाइन ले रहा है जी। जैसे मैंने कहा वो समझता कि आधे हम जीत गए हैं, वो पूरे हार गए हैं। Iran slams Saudi and Turkey and Pakistan defense deal. Iran says this pact will not bring security to Riyadh. अब इसमें मसला ये है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास असलहा है, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को किसी और के लिए मरवाना नहीं चाहता। सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, लेकिन मरवाने के लिए उनके पास भी फौजी नहीं है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं और उसकी बेसिस पर चौधरी साहब धड़ाधड़ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं। और हमारे पास माओ के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। ये बर्दवान को तो अक्सर बुरा भला कहता रहता है, बल्कि हालिया दिनों में तो ये शक पड़ गया था कि नेतन्याहू ने बयानियां बनाना शुरू कर दिया कि अगला टारगेट तुर्की होगा। ईरान से जब हम निपट लेंगे तो अगला टारगेट तुर्की होगा। तो तुर्की का तो इस म्यांमार डिफेंस डील में समझ आता है कि तुर्की को भी नजर आ रहा है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। लेकिन आपको नजर आएगा, और ये मैं अपनी पेशन गोई कर रहा हूं, कि इस इत्तेहाद पे ना अमेरिका एतराज करेगा, ना यूरोपीय यूनियन एतराज करेगा। मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई ऐसा इत्तेहाद हो जो नेतन्याहू और उसके मुल्क के लिए खतरा हो, क्या उस पे यूरोपीय यूनियन को एतराज नहीं होगा? Its finances, strategic position, oil. Turkey, advanced military capability and industrial military capability. It has combat experience, drones है, aerospace. ईरान को भी कन्वे कर दिया पाकिस्तान ने, लूप में ले लिया गया। ले लिया लूप में। सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है किसी ईरानियन ड्रोन का किसी सऊदी फैसिलिटी के ऊपर जी, तो फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और टर्की से क्या इमदाद मांगेगा, क्या मदद मांगेगा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने मक्का में एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर इन तीनों देशों में किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो उसे तीनों पर अटैक माना जाएगा। लेकिन डील साइन होते ही ईरान की तरफ से एक चेतावनी सामने आई है। ईरान के एक एमपी ने इस एग्रीमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक कागजी समझौता है और इससे सऊदी अरेबिया को रियल सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। ये एग्रीमेंट मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बीच हुई है। लेकिन पाकिस्तान में भी इस डील को लेकर सवाल उठने लगे हैं और कुछ पाकिस्तानी मीडिया और कमेंटेटर का कहना है कि पाकिस्तान ने अपनी फौज को एक और वॉर में मरने के लिए भेज दिया है। और आगे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी है कि ईरान के बाद टर्की का नंबर है, अब हमारी फौज टर्की में मरने वाली है। और हमेशा की तरह इस बार भी इस एग्रीमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। खबर है सबसे पहले ये यूरो न्यूज की। यूरो न्यूज ये बताता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट मसला है कि पाकिस्तान के साथ तो सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा था, तो आपके ज़हनों में सवाल है कि पाकिस्तान के साथ ही क्यों, किसी और के साथ सऊदी अरब ने क्यों नहीं किया? और जब सऊदी अरब के पास अमेरिका जैसा मुल्क है जो सऊदी अरब का दिफा करने को तैयार है और उनकी बेसिस भी वहाँ पर हैं, तो फिर पाकिस्तान से मुआहदा क्यों? ये आपके जहनों में सवाल होंगे। और फिर अब तुर्की, जिनको अब वो तुर्किया कहते हैं अपने आप को, वो अब इस मैदान में क्यों आ गए? वो सऊदी अरब से जब पाकिस्तान मौजूद है तो वो मुआहदा क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले पाकिस्तान का मुआहदा क्यों है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। आपको याद होगा हाल ही में हमने सऊदी अरब से 6.7 अरब डॉलर या 6.3 अरब डॉलर जो थे वो सऊदी अरब से मांगे थे। इससे पहले भी हम पैसे ले चुके हैं। मजीद 6.7 अरब डॉलर मांगे थे कि हमें तेल की मद में कर्ज में दे दीजिए। इसके अलावा भी हम उनसे पैसे मांग रहे हैं जो कि मिला जुला के शायद 10-15 बिलियन डॉलर बन जाए। हाल ही में हमने फिर अमेरिका से भी 10 अरब डॉलर मांगे। अब हम ये इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं और वो हमें क्यों देंगे? मैंने जैसे कहा कि सऊदी अरब के पास अमेरिका है उनकी हिफाजत के लिए, हमारे साथ वो मुआहदा क्यों करेंगे जब अमेरिका की फौजी बेसिस वहाँ हैं, अमेरिकी फौजी भी हैं। अब इसमें मसला ये है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास असलहा है, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को किसी और के लिए मरवाना नहीं चाहता। सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, लेकिन मरवाने के लिए उनके पास भी फौजी नहीं है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम
आबादी बढ़ा रहे हैं और उसकी बेसिस पर चौधरी साहब धड़ाधड़ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं। और हमारे पास माओं के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। यह अलग बात है कि हम यहां पर ये बताते हैं कि जहाद फी सबीलिल्लाह है, हालांकि आपको एक हिस्टोरिक वाकया बताते हैं। जो पहली जंग अजीम थी उसमें बरतानिया का हम पर कब्जा था, मीन लार्जर इंडिया के ऊपर, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश था। उस पर ताजे बरतानिया का कब्जा था, हम महकूम थे, वो मालिक थे। उन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि हम महकूम हैं, वो यहां से फौज भर्ती करें और उनको ले जाकर वहां जर्मन्स के खिलाफ लड़वाएं। तारीख ये बताती है कि जिन फौजियों को वो यहां से लेके गए उनको चारे के तौर पर कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया। अपने फौजी पीछे रखे गए, मरवाने के लिए इनको आगे लड़वाया गया क्योंकि गुलाम थे। अब आप सोचते होंगे कि कितने फौजी गए होंगे, 14 लाख के करीब। बीबीसी की स्टोरी है। आम फौजी की तनख्वाह उस वक्त थी 7 रुपए माहाना। अंग्रेज बहादुर ने जंग लड़ने के लिए तनख्वाह ऑफर की 15 रुपए माहाना, डबल। पंजाब के और दूसरे इलाकों के तूलो अर्ज में जो देहात थे, गुर्बत इतनी थी, खाने को पूरी रोटी नहीं मिलती थी। लोगों ने सोचा कि ये फौज में भर्ती हो जाएगा, 15 रुपए इसको मिलेंगे, 2-3 रुपए खुद खर्च करेगा, बाकी हमें भेजेगा, पीछे से पूरा घर भी चलेगा और कुछ पैसे जमा भी कर लेंगे। तो जौक दर जौक इतने लोगों ने भर्ती किया अपने आप को कि 14 लाख लोग जाकर वहां पर लड़े। अब डीजीआईएसपीआर साहब से कोई पूछे कि आप कहते हैं कि ये तनख्वाह के लिए, तो ये वाले फौजी किस काम के लिए लड़े थे? तो वापस आते हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर किसी के पास इतने बंदे नहीं हैं कि वो अपने बंदे मरवा सके। हमारे पास हैं। काबल दे जम्मिया नू कहंदे ने नित महिमा, ये एक मुहावरा है। अब काबल के जो पैदा हुए उन्हें नित महिमा मतलब कोई ना कोई उन्हें ऐसी चीज़ चैलेंजिंग रहती है। लेकिन हमारे लिए ये कि पाकिस्तान वालों को नित कोई ना कोई पराई जंग मिलेगी, किराए पे हमें कोई लेके जाएगा, हम लड़ेंगे तो पैसे आएंगे। अब मसला ये है कि अमेरिका का तो ऐसा मामला ही नहीं कि उन्हें हम इस तरह से चाहिए हों। चाइना के पास खुद बहुत बड़ी आबादी है और एक बड़ी उनके पास फोर्स भी है, तो उन्हें भी किराए की फौज नहीं चाहिए। तो आज आगे मिडिल ईस्ट में ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और वो हमारे वाले चौधरी साहबान करने जा रहे हैं। अब अगला सवाल है फिर, तुर्की इसमें क्यों आया? तुर्की इसलिए आया कि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। तुर्की को अंदर लाने का मतलब है नेटो का अंदर आना। कल को अगर तुर्की का डिफेंस एग्रीमेंट होता है और तुर्की यहां दिफा करता है और ईरान या कोई भी मुल्क तुर्की पे जवाब में हमला करता है, तो वो हमला नेटो सारे के ऊपर हो गया। अमेरिका फिर ये कहेगा कि एक नेटो के मेंबर पर हमला होने का मतलब है पूरे नेटो पे हो गया। तो जो यूरोप मीन स्पेन और दूसरे भाग रहे हैं इस जंग से कि हमने ये जंग नहीं करनी, उन सबको ये जंग करनी पड़ेगी। तो नजर आई आपको हमारे चौधरी साहब की डीप स्ट्रेटेजिक डेप्थ। मुआहिदा किस मुल्क के खिलाफ है? क्या ये उम्मा को इकट्ठा करने के लिए है? क्या ये मुबैना तौर पे ग्रेटर वाले किसी मंसूबे को रोकने के लिए है? क्या इससे किसी मगरबी मुल्क को तकलीफ होगी? तो कोई नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल आया है इस महाज पे? वो तो तैयब अर्दवान को लताड़ता रहता है। चलो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करता, सऊदी अरब के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन तैयब अर्दवान को तो अक्सर बुरा भला कहता रहता है। बल्कि हालिया दिनों में तो ये शक पड़ गया था कि नेतन्याहू ने बयानियां बनाना शुरू कर दिया है कि अगला टारगेट तुर्की होगा। ईरान से जब हम निपट लेंगे तो अगला टारगेट तुर्की होगा। तो तुर्की का तो इस म्यांमार डिफेंस डील में समझ आता है कि तुर्की को भी नजर आ रहा है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। लेकिन आपको नजर आएगा, और ये मैं अपनी पेशन गोई कर रहा हूं, कि इस इत्तेहाद पे ना अमेरिका एतराज करेगा, ना यूरोपीय यूनियन एतराज करेगा। मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई ऐसा इत्तेहाद हो जो नेतन्याहू और उसके मुल्क के लिए खतरा हो, क्या उस पर यूरोपीय यूनियन को एतराज नहीं होगा? क्या अचानक उन्हें यह नजर नहीं आना शुरू हो जाएगा कि इन तीनों ममालिक में सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप है?